गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 जनवरी एंड सुबह के बज रहे हैं 5। मैं इस वीडियो में आप लोग को पीपीबी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगा। ये चैप्टर्स ये जो सीरीज है, पूरा जो वीडियोस बनाऊंगा मैं ऐसे बनाऊंगा जो जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, जो हमारे बुक्स में लिखा है एग्जैक्टली उसी फ्लो में जाएंगे। सारे इंडेक्स आप लोग को साइड में भी दिख रहा होगा। हम इसी सीक्वेंस में मूव करेंगे और यही इंडेक्स है जो आप लोग को बुक्स में भी दिखेगा। कुछ बाहर की चीज नहीं होगी, कुछ चीज छोड़ूंगा नहीं। जो है बुक में जो जो लिखा है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। चलिए मैं आप लोग को अपने सिस्टम पे लेके चलता हूँ। अभी का पहला चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये जो फोटो आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग का फिगर 1.2 है। आप लोग के सेकेंड पेज पे रहेगा, ये देख लीजिएगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नहीं है, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसमें पूरे चैप्टर्स में हमें ये बताया जाएगा कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, एफआई क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। मतलब ये जितना चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये और ये जितना चीज ये सब लिखा हुआ है ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप में क्या सीखेंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमें फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताएगा जो इंडिया में चल रहा है, और दूसरा है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या है देश में। बस इसका ऑब्जेक्टिव यही है। वो एक लाइन जो लिखा हुआ है आपको सिर्फ यही बताएगा। दूसरा हम लोग का पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो इतना बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आप लोग को। फाइनेंशियल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि सरप्लस सेक्टर से पैसा लेके नीडी सेक्टर्स को पैसा देता है। सरप्लस सेक्टर से पैसा लेके नीडी सेक्टर को पैसा देता है। ये जो बीच में लोग हैं ये होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या हो गए, जैसे कि हो गया आपका बैंक, ठीक है, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एंड आप लोग के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सब क्या करते हैं, सरप्लस सेक्टर से पैसा लेके नीडी सेक्टर में पैसा देते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम का एक और जो सबसे मेन चीज है वो है ये थर्ड पॉइंट। ये क्या है कि सेविंग्स को निकाल के ये इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन में यूज करता है। जैसे कि घर में जो हम लोग सेव करते हैं, वो पैसा को ये निकालना चाहता है, बाहर निकाल के इसको इन्वेस्ट करना चाहता है कहीं, या फिर कहीं ना कहीं इसको कंजप्शन में लगाना चाहता है कि लोग उससे प्रोडक्ट्स खरीदें, कुछ कंज्यूम करें। ये है फाइनेंशियल मार्केट। ये है फिगर 1.1। फाइनेंशियल मार्केट है ये आप लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए है कि आप कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हो। मैंने जब आप लोग को बोला था कि सेविंग्स को निकाल के वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये एरिया है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए। वो अलग अलग इसमें टाइम बाउंड्स दिए हुए हैं। ओके, दूसरा टॉपिक आता है हम लोग का रोल्स एंड फंक्शन इन ब्रीफ ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी हमारा क्या हो गया, आरबीआई। सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी क्या हो गया आरबीआई। आरबीआई का दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक है इन्फ्लेशन कंट्रोल या फिर बोला जाता है मॉनेटरी कंट्रोल, और दूसरा है बैंक सुपरविजन, मतलब बैंकों के ऊपर पूरा निगरानी रखना है। ये जो मॉनेटरी कंट्रोल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, ये इसके बाद 4 इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और तीसरा है बैंक रेट एंड चौथा है रेपो रेट। ये 4 है। इन 4 टूल्स के सहारे ये क्या करता है, ये मॉनेटरी को कंट्रोल करता है, मतलब महंगाई ऊपर कर सकता है, महंगाई नीचे कर सकता है। और अपना दूसरा पॉइंट तो है बैंक सुपरविजन, मतलब हर एक बैंक के ऊपर ये निगरानी रखता है। इसका एक और काम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, फिनिकल यूज करके जो ट्रांसफर करते हैं, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, ये सब आरबीआई का काम है। आरबीआई को ये पूरा सेटअप रखना है कि अच्छी तरीके से, फास्ट तरीके से सारा पेमेंट हो एंड फेयर हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लेंड्स मनी टू द बैंक। बैंक के पास अगर पैसे की कमी हो गई तो बैंक कहाँ जाएगा। बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई, जो भी हम बैंक्स देखते हैं, अगर बैंक के पास पैसे की कमी हो गई तो बैंक कहाँ जाए, बैंक जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई वो बैंक रेट एंड रेपो रेट के हिसाब से वो पैसा देता है बैंक को, एंड बैंक से पैसा लेता है। बैंक रेट और रेपो रेट जो है ये मैं आप लोग को सेकेंड चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे इसके बारे में अच्छा खासा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। ये आरबीआई ने बनाया हुआ है, जो क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर निगरानी रखता है। नो, बैंक सुपरविजन है, ये होता है आरबीआई एक्ट के थ्रू 1934 का आरबीआई एक्ट है, जिसके सहारे ये बैंक पे सुपरवाइज करता है। मैं आप लोग को यही बताया था कि इस पूरे
चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी ये आपका हो गया आरबीआई, फिर कैपिटल मार्केट ये आपका क्या हो गया सेबी, और ये हो गया आपका आईआरडीए। ये तीन के फंक्शंस पढ़ेंगे, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा है फंक्शंस, हमें यही पढ़ना है पूरे चैप्टर्स में। सबसे पहले हो गया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स क्या हो गया, जैसे एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक जो कि अब मर्ज हो चुका है, या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक ले लो, कोडैक हो गया, या आईसीआईसी, एचडीएफसी, जितने भी प्राइवेट है पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सब कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये पब्लिक से पैसा ले, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, एंड वो इन्वेस्ट करे, कहीं ना कहीं वो पैसा आगे लगाए, ये है कमर्शियल बैंक। दूसरा पॉइंट हो गया नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज बोला जाता है। इनका भी मेन काम क्या होता है कि ये पब्लिक से पैसा लेके बाहर किसी को लेंड करते हैं, किसी को लेंडिंग पर्पस के लिए देना है, यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का ये है कि विदाउट लाइसेंस, आरबीआई लाइसेंस देता है, तो विदाउट लाइसेंस ये लोग फंक्शन नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स एक ब्रोकर होते हैं, काइंड ऑफ ब्रोकर्स होते हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। गवर्नमेंट का कोई भी सिक्योरिटी जब सेबी के मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब वो उतरता है, तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों में मार्केट रेस करने के लिए पीडीज काम आते हैं, ठीक है। मतलब ये लोग क्लाइंट्स ढूंढते हैं, लोगों को बोलते हैं कि इसको खरीदिए, ये है, मतलब ये जनरली क्या करते हैं, मार्केट बनाते हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। चौथा आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया या एग्रीकल्चर का कोई प्रोजेक्ट होता है, तो इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि इन सारी चीजों के लिए पैसा लेंड करता है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। रूरल एरियाज में, गांव देहात में रखा गया है, इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि जितने भी मनी लेंडर्स हैं, जो जमींदार हैं, ये लोग जो पैसा देते हैं इन लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि इन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हाई रहता है एंड ये लोग बहुत हार्श रहते हैं लोगों के ऊपर, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स को लाया गया था कि इन मनी लेंडर्स को हटाया जा सके, मार्केट से आउट कर दिया जा सके। कोऑपरेटिव बैंक्स में एक आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अलावा जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सारे के सारे आपके नबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, नबार्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इनका भी वही है कि पब्लिक से पैसा लेके ये लेंडिंग पर्पस के लिए आगे फॉरवर्ड करे। फिर आता है हम लोग का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये हम लोग का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है, जिसपे हम क्लियरिंग हाउसेस हो गए या फिर चेस्ट, हमारे अलग अलग जगह पे चेस्ट है कि उस एरिया में पैसों की कमी ना हो, एंड जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं वो बहुत फास्ट, फेयर एंड फ्लुएंट हो, इसलिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया। ये सब आरबीआई का काम आता है। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट जितना भी लोन ले रहा है या फिर किसी को पैसा दे रहा है, ये सारा का सारा चीज मैनेज कौन करेगा, आरबीआई मैनेज करेगा। तो ये सब आरबीआई का काम है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, जैसे रिटेल कस्टमर्स हो गए, जितने भी लोग पब्लिक हैं यहाँ पे, इन लोग का बैंक क्या है, इन लोग का बैंक हो गया एसबीआई, पीएनबी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, जो भी बैंक आपको आसपास दिखता है, कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी, ये हो गए हम लोग के रिटेल कस्टमर्स के बैंक हो गए, ठीक है। बट सरकार का बैंक कौन सा, सरकार को पैसा चाहिए या सरकार को कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो ये क्या करेगी, ये करेंगे आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई हो गया बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक, ये आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि बैंक के पास अगर पैसा कम हो जाता है या फिर किसी चीज की कमी होती है, तो ये कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये दो चीज ऐसे हैं जिसके थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, मतलब महंगाई को बढ़ा सकता है और महंगाई को ये घटा सकता है। कैश रिजर्व रेशियो होता है एक सर्टेन अमाउंट जो कि आरबीआई के पास रखना होता है। हर बैंक को सर्टेन अमाउंट, सीआरआर एक फिक्स अमाउंट नहीं होता है, ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ पोर्शन होता है जो कि ये आरबीआई में रखते हैं, ठीक है। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये वही नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ पोर्शन है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हैं, ठीक है। ये दो चीज है जो आरबीआई के सबसे बड़े टूल हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी हो गया, दैट इज आरबीआई हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेबी के बारे में।
कि सेबी क्या क्या काम करता है नहीं करता है, ये जितना चीज लिस्ट किया है ये सब हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट दिया हुआ है। इक्विटी डेब्ट मार्केट के अंदर दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट, इक्विटी डेब्ट मार्केट हो गया स्टॉक एक्सचेंज जिसपे कोई भी कंपनी आती है, अपना कंपनीज को लिस्ट करवाती है एंड वो फिर मार्केट में आ जाते हैं। जैसे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, वो जाके उस पर खरीदारी कर सकते हैं, मतलब कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सब इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट में होता है। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि वो शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो कहाँ पे होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस पे होता है। स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी ने इन लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनीज आती हैं अपने आप को लिस्ट करवाती है एंड वहां से फिर हम शेयर्स खरीद सकते हैं। हम जैसे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए। स्टॉक एक्सचेंज का एक और सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट को बहुत फास्ट करवाते हैं, फेयर रखते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया ब्रोकर्स। ब्रोकर्स होते हैं ऐसे लोग जो कि इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मतलब खरीदार, बायर और सेलर के बीच में, इन लोगों का डील फिक्स करवाने के लिए बीच में कौन होता है? ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स को भी लाइसेंस मिला जाता है एंड लाइसेंस कौन देता है? सेबी देता है। फोर्थ पॉइंट है इक्विटी एंड डेट रेजर्स। किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए तो वो जाएगा सेबी के पास एक परफॉर्मा लेके, ठीक है, कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, मतलब मुझे अपने आप को लिस्ट करवाना है कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। तब वो सेबी के पास जाता है परफॉर्मा के साथ एंड देन सेबी उसका काम करके उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। जैसे कोई भी कंपनी आया स्टॉक एक्सचेंज पे ना, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी आगे क्या करने वाली है, या कैसे वो अपना फ्यूचर कैसे उसने डिसाइड किया है? क्योंकि हम लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो आगे किस तरफ मूव करने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होते हैं? इन लोग का एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। उसमें ये लिखा जाता है कि इस कंपनी के आगे की फ्यूचर्स क्या है, मतलब वो आगे क्या करने वाला है, किसमें कैसे काम करेगा नहीं करेगा, ये सब लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर ये सब बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी लाइसेंस्ड होते हैं, जो कौन देता है? सेबी देता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये ऐसे इन्वेस्टर्स हो गए जो कि इंडिया के बाहर है, जिनको इंडियन मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो वो कहाँ? सेबी के थ्रू आते हैं, यहाँ पे भी लाइसेंस्ड ही रहता है। डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज क्या होते हैं? पहले जब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, पहले क्या होता था कि आप कोई भी शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो आपको एक फिजिकल फॉर्म में पेपर मिलता था जिसमें सब कुछ लिखा रहता था कि आपने कौन सा कंपनी खरीदा है, कौन सा कंपनी के शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, कितने रेट पे लिया है, ठीक है, वो सब लिखा जाता, फिजिकल फॉर्म में होता था। अब ये फिजिकल फॉर्म को हटा के डीमैट अकाउंट्स खुल गए हैं। डीमैट अकाउंट्स में आपका सारा चीज रहता है कि आपने कब कितना खरीदा, क्या खरीदा, कितने रेट पे खरीदा, वो सब रहता है डीमैट अकाउंट। जो डीमैट अकाउंट्स रखते हैं उनको बोला जाता है डिपॉजिटरीज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल जीरोधा हो गया, या फिर पीएनबी का खुद का डीमैट अकाउंट्स रहते हैं। लोग अपने बैंक में भी डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं, तो ये सब होता है डिपॉजिटरीज। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स सब लोग को पता ही होगा म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स एक कंपनी है जिसमें हम पैसा लगाते हैं। नाउ ये म्यूचुअल फंड क्या करता है? ये पूरा पैसा लेके किसी स्टॉक एक्सचेंज में लगाता है या कहीं और पैसा लगाता है, अलग अलग जगह पे पैसा लगाता है, वहां से वो पैसा आता है और फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स में पैसा डिवाइड होता है। म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो ज्यादा पैसा लेके इन्वेस्ट करती है। रजिस्ट्रार्स, रजिस्ट्रार्स हो गया जैसे कि ये रजिस्टर मेंटेन रखते हैं, सारे चीज का रजिस्टर मेंटेन रखते हैं कि शेयर्स कितने आ रहे हैं, नहीं नहीं है, कितने आज बेचे गए हैं, कितने नहीं बेचे गए हैं, ये सब रजिस्ट्रार्स का काम होता है। ये भी लाइसेंस्ड होते हैं जो कि सभी के थ्रू होता है। अब हमारे पास बच गया दो चीज, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा है द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन लोगों का काम क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये है सारा का सारा पेंशन देखता है, सॉरी पेंशन नहीं देखता है, ये इंश्योरेंस देखता है, सारा सारा का सारा इंश्योरेंस देखता है। कोई भी कंपनी अगर आती है तो उसको लाइसेंस देने का काम इसका है। कोई भी स्कीम अगर आता है तो उसको अप्रूवल देने का काम इसका है कि अच्छा है नहीं है ये, और कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेशंस बनाने, रूल्स बनाने, तो भी किसका काम है? आईआरडीए का काम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एजेंसी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये नवंबर 2003 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। नाउ इसके जितने भी रूल्स हैं वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जो है 1952 में बना था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952
में इनके रूल्स बने थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में क्या होता है, ये है जो मेटल्स हो गए, ठीक है, फेरस हो गया, गोल्ड हो गया, मेटल, ये सब कहाँ लिस्ट होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता है। जितने भी मेटल्स हो गए, मेटल्स, नॉन मेटल, ये सब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इस पे जाके लिस्ट हो। पूरे चैप्टर में बस इतना ही था। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने अपने कॉपीज, हार्ड कॉपीज जरूर रखें। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके बुक का, आपको खुद से रीडिंग देना होगा। बस हर एक टॉपिक में क्या क्या लिखा है, नहीं लिखा है, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। होप ये आप लोग को पसंद आया होगा। एंड अगर अगर हाँ, ये अगर सही में ये आप लोग को ये पसंद आया तो प्लीज आगे भी इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी जीआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। और अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर अपडेट्स। That's it. Thank you everyone. Stay sexy, look hot, be an example. Bye.